विद्यार्थियों सुप्रभात। प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल फातिमा, सहआचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ शक शासक रुद्रदामन प्रथम के बारे में। विद्यार्थियों, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में जो यूनानी शासन था उसका अंत हो गया तथा उसके स्थान पर एक नई विदेशी जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसका नाम था शक जाति। शक जाति मध्य एशिया में रहने वाली एक खानाबदोश जाति थी। ये लोग मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले थे। शकों ने 71 ईसा पूर्व में बोलन दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया था। भारत के विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। ये विविध शक राज्य या शक क्षत्रपों के कुल जो है निम्न प्रकार थे। 5 प्रमुख कुल उन्होंने यहाँ पर अपने अलग अलग शाखाएं शकों ने स्थापित की भारत में। उसमें पहला सिंध या पश्चिमी भारत के क्षत्रप, तक्षशिला के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप, महाराष्ट्र के क्षत्रप तथा उज्जैन के क्षत्रप। अब हम बात करते हैं उज्जैन की शाखा की। उज्जैन में शक राज्य का संस्थापक विद्यार्थियों चेस्टन नामक व्यक्ति था। इतिहास में यह वंश चेस्टन वंश के नाम से विख्यात है क्योंकि चेस्टन ने ही इस क्षत्रप वंश को राजपद दिलवाया था। इतिहासकार टॉलमी के अनुसार चेस्टन का उज्जैन पर अधिकार था। इसके अलावा उसकी मुद्राएं जूनागढ़, गुजरात, कच्छ आदि से भी प्राप्त हुई हैं। इससे ये प्रकट होता है कि ये प्रदेश भी उसके अधीन थे। इस वंश ने सदियों तक शासन किया और भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी विशिष्ट भूमिका दिखाई देती है। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का प्रयोग किया है। चेस्टन के उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो चेस्टन का पुत्र जयदामन था। उसके सभी अभिलेखों में उसकी उपाधि क्षत्रप की मिलती है और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जयदामन स्वतंत्र शासक कभी नहीं रहा। उसने अपने पिता के अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य किया। जयदामन की जल्दी विद्यार्थी मृत्यु हो गई, अतः उसकी मृत्यु के बाद चेस्टन ने उसके पुत्र रुद्रदामन को अपना सहयोगी क्षत्रप बनाया। आगे चलकर यानी कालांतर में चेस्टन की मृत्यु के बाद रुद्रदामन महाक्षत्रप बना। अब हम बात करेंगे रुद्रदामन प्रथम की, जो आपके सिलेबस में बीए पार्ट में प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल है। और रुद्रदामन जो है उज्जैन के शक क्षत्रपों में विद्यार्थियों सबसे प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक था। वह महान योद्धा और पराक्रमी तो था ही और साथ ही एक योग्य सेनानायक और एक अच्छा प्रशासक भी था। सभी मुद्राओं में उसके लिए महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इसके इतिहास को जानने का जो प्रमुख साधन या स्रोत है वह उसका जूनागढ़ लेख है। इसी अभिलेख पर अशोक का भी एक लेख प्राप्त है। इस अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन का समय 150 ईस्वी निश्चित होता है। रुद्रदामन के विषय में विद्यार्थियों साहित्य और मुद्राओं से भी हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन वीर और कुशल शासक था। कुशल योद्धा होने के साथ ही वे व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्कशास्त्र के ज्ञान के कारण भी प्रसिद्ध था। उसके राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी, यद्यपि उसने कभी जनता पर अधिक कर नहीं लगाए। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार वह अपनी प्रजा द्वारा संरक्षक चुना गया था तथा उसने अपने लिए स्वयं ही महाक्षत्रप पद प्राप्त किया था। उपरोक्त कथन विद्यार्थियों ये दर्शाता है कि अपने पितामह चेस्टन द्वारा उसके चयन का प्रजा द्वारा भी स्वागत किया गया। उसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं विद्यार्थियों वह निम्न प्रकार है। पहला, राजा के रूप में उसका निर्वाचन यानी राजा चुना गया उसे। दूसरा, उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में उसकी विजय। तीसरा है सौराष्ट्र प्रदेश का इतिहास हमें पता चलता है। राजा का शासन प्रबंध जो था वह भी हमें इस अभिलेख से पता चलता है। साथ ही रुद्रदामन के व्यक्तिगत गुणों की जानकारी भी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। और इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि रुद्रदामन ने अपने पितामह यानी दादा चेस्टन के साथ भी सहयोगी शासक के रूप में शासन किया। अब मैं चर्चा करना चाहूँगी रुद्रदामन की विजय तथा उसके राज्य विस्तार के बारे में। तो विद्यार्थियों, रुद्रदामन अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसने अपनी विजयों से अमर ख्याति अर्जित की और साम्राज्य का विस्तार किया। उसके अभिलेख में उसकी विजयों का वर्णन किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित प्रदेश रुद्रदामन के राज्य में शामिल थे।
यानी बहुत सारे जो क्षेत्र थे उसके, तो उनके कब जीता उसकी तिथि ये हमारे पास नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल थे। इससे ये पता चलता है कि वो उसके द्वारा जीते गए थे। इसमें आकर, जो कि पूर्वी मालवा को कहा जाता था और उसकी राजधानी थी विदिशा। अवंती पश्चिमी मालवा का प्राचीन नाम था और इसकी उज्जैनी थी राजधानी। अनूप आधुनिक मांधाता नर्मदा के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी थी महिष्मति। निवृत्त पश्चिमी भारत में स्थित था, जिसमें 4 करोड़ गांव शामिल थे। आनर्थ उत्तरी गुजरात, जिसकी राजधानी द्वारिका थी। सुराष्ट्र यानी सौराष्ट्र जूनागढ़ के आसपास का प्रदेश। सवभ्र यानी साबरमती नदी का तटवर्ती प्रदेश। मरु यानी राजस्थान का प्रसिद्ध मारवाड़ प्रदेश, यानी हमारे यहाँ का जो पश्चिमी क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र, वह भी जो है रुद्रदामन के अधिकार क्षेत्र में था। कच्छ, सिंधु व सौवीर यानी सिंधु नदी की नीचे की घाटी। कुकुर यानी राजपुताना और उत्तरी गुजरात के कुछ भाग। अप्रांत यानी उत्तरी कोंकण महाराष्ट्र में है ये जगह। निषाद सरस्वती और पश्चिमी विंध्या प्रदेश। विद्यार्थियों, इन प्रदेशों में जो है सुराष्ट्र, कुकुर, अप्रांत, अनूप आदि के प्रदेश हमने देखा था गौतमीपुत्र सातकर्णी के अधीन भी थे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि रुद्रदामन ने उन्हें गौतमीपुत्र सातकर्णी के किसी उत्तराधिकारी से जीता होगा। इन ऐतिहासिक स्रोतों के कारण ही जूनागढ़ अभिलेख की तुलना इलाहाबाद स्थित जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का, उससे उसकी तुलना की जाती है, क्योंकि समुद्रगुप्त आगे हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि समुद्रगुप्त की विजयों की उपलब्धियों की जानकारी भी हमें उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। अब बात करते हैं हम दक्षिणापथ पर उसकी विजय की। तो जूनागढ़ अभिलेख कहता है कि रुद्रदामन ने दक्षिणापथ के राजा सातकर्णी को 2 बार पराजित किया, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे मुक्त कर दिया, उसे छोड़ दिया। रुद्रदामन की जो ज्यादातर विजय है विद्यार्थियों, वह सातवाहन नरेशों के खिलाफ ही है, क्योंकि उसके पड़ोसी राज्य थे, जिससे उसने सातवाहन साम्राज्य के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारियों की कमजोरियों से फायदा उठाकर रुद्रदामन ने ये सफलताएं प्राप्त की, ये विजय प्राप्त उसने की। अब बताना चाहूंगी योद्धियों को पराजित करने के बारे में। तो जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि उसने योद्धियों को बुरी तरह पराजित किया। योद्धे एक स्वतंत्रता प्रिय जाति थी और इन योद्धियों को समस्त क्षत्रियों ने अपना वीर मान लिया था, अतः ये अपने को अजय मानते हुए उग्र स्वभाव के हो गए थे। रुद्रदामन ने उनका बलपूर्वक दमन किया। इस प्रकार अपने साम्राज्य विस्तार के मार्ग में एक बड़ी बाधा को उसने दूर कर दिया। इन विजयों के अलावा रुद्रदामन को शत्रुओं को पराजित करने वाला बताया गया है। समुद्रगुप्त के समान संभवतः उसने भी पराजित राजाओं को अपना वशवर्ती यानी अपनी अधीनता में ले लिया और अधीनवर्ती बनाकर फिर उन्हें प्रतिष्ठापित कर दिया। रुद्रदामन एक निर्भीक योद्धा और महान विजेता था। उसने अपने पराक्रम के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अब मैं चर्चा करना चाहूंगी रुद्रदामन के शासन प्रबंध के बारे में। तो विद्यार्थियों, रुद्रदामन एक महान विजेता होने के साथ एक सफल और योग्य शासक भी था। उसने अपने सुशासन द्वारा अपने राज्य से लुटेरों, वन्य पशुओं, रोगों और अन्य कंटकों का नाश कर दिया था। वह राजधर्म के नियमों का पालन करने वाला और एक प्रजावत्सल यानी प्रजा से स्नेह करने वाला राजा था। जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि वह जन्म से लेकर राज्यत्व की प्राप्ति तक राजगुणों और लक्षणों से विभूषित था। इसलिए सभी वर्णों के लोगों ने अपनी रक्षा के लिए उसे अपना स्वामी यानी राजा चुना था। इससे उसकी लोकप्रियता ज्ञात होती है। किसी भी राज्य के शासन की सफलता विद्यार्थियों उसके राजकोष की समृद्धि पर निर्भर करती है। यानी अगर राजा के पास खजाना होगा तो वह प्रजा के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना पाएगा और उनके कल्याण के कार्य करेगा। तो रुद्रदामन का कोष जो है सोना, चांदी, वज्र, रत्न वे अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ था और जिसे उसने धर्मानुसार प्राप्त किया था, यानी जनता पर अनावश्यक कर उसने नहीं लगाए थे। इस प्रकार उसका कोष आवश्यक संपत्ति और सामग्री से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। एक पुस्तक है कामंद के नीतिसार, उसमें भी
कोष को मुक्ता, कनक, रत्न आदि से भरा हुआ, पूर्वजों द्वारा प्राप्त तथा धर्म अर्जित बताया गया है। रुद्रदामन का प्रांतीय शासन भी सुसंगठित था। उसने अपने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट रखा था। प्रत्येक प्रदेश में अमात्य नियुक्त किए गए थे। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि आनर्त सुराष्ट्र में उसने सुविशाख को अपना अमात्य नियुक्त किया था, जो एक योग्य प्रशासक साबित हुआ। उसकी राजधानी जो है, रुद्रदामन की राजधानी उज्जैन थी। केंद्रीय शासन में उसकी सहायता के लिए मति सचिव यानी परामर्शदाता और कर्म सचिव यानी कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ये सचिव अमात्य गुणों से युक्त थे। इस प्रकार रुद्रदामन के शासन में मंत्री परिषद का भी महत्व था। और रुद्रदामन की जो शासन पद्धति है वह प्राचीन सप्तांग राज्य व्यवस्था थी। राज्य की समृद्धि के लिए सिंचाई का अच्छा प्रबंध किया गया था। सुदर्शन झील के टूट जाने पर उसने उसकी मरम्मत करवाई, क्योंकि वह इसके महत्व को जानता था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत में पूरा धन अपने व्यक्तिगत कोष से खर्च किया और उसके लिए जनता पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक उदार शासक था। अब हम बात करें मुद्रा प्रचलन की, तो रुद्रदामन ने चांदी की मुद्रा प्रचलित की थी। उसने अपनी मुद्राओं पर महाक्षत्रप की उपाधि अंकित करवाई। उसकी मुद्राओं पर उसके पिता जयदामन का नाम भी अंकित है। कुछ मुद्राओं पर जयदामस्य पुत्रम अंकित है, तो कुछ पर जयदाम पुत्रम अंकित है। कुछ मुद्राओं पर उसकी आकृति वृद्ध पुरुष जैसी है। उससे ये स्पष्ट होता है कि उसने लंबे समय तक शासन किया। और रुद्रदामन जो है साहित्य से भी प्रेम करता था और एक सफल शासक में महान विजेता होने के साथ साथ विद्या प्रेमी भी था। वह स्वयं सुशिक्षित व्यक्ति था और विद्वानों का सम्मान करता था और उन्हें आश्रय भी प्रदान करता था। साहित्य और कला में उसकी बहुत रुचि थी और जूनागढ़ अभिलेख कहता है कि वह व्याकरण, राजनीति, संगीत तथा तर्क विद्या में प्रवीण था। गद्य व पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में उसे समान अधिकार प्राप्त था। जूनागढ़ अभिलेख विद्यार्थियों संस्कृत का पहला अभिलेख है जिससे हमें उस युग के संस्कृत गद्य काव्य के स्वरूप की जानकारी मिलती है। इस प्रकार उसका राजनीतिक महत्व के साथ साथ साहित्यिक महत्व भी है। सबसे बड़ी विशिष्टता तो यह है विद्यार्थियों की शक होते हुए भी उसके शासनकाल में भारतीय संस्कृति के मूलांकुर संस्कृत का रूप पहली बार उन्नत हुआ। सुदर्शन झील के लेख में तत्कालीन युग में संस्कृत भाषा और काव्य की उन्नति का पता चलता है। इससे ये भी ज्ञात होता है कि रुद्रदामन विद्या का बहुत बड़ा उन्नायक था। अब हम बात करें उसके सैन्य नेतृत्व की, तो उसने जो है घोड़े, हाथी और रथ विधाओं में भी कुशलता प्राप्त की थी। ढाल तलवार के युद्ध में भी वह कुशल था। अपनी इसी रण कुशलता के कारण वह शत्रुओं को पराजित करने में सफल हुआ था। उसकी सेना राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा थी और रुद्रदामन स्वयं कुशल सेनानायक था और साथ ही उस युद्ध में जो है उसे जो है बिना कारण हत्या करना पसंद नहीं था। उसने युद्ध के अलावा अन्य जगह पर नर हत्या न करने की प्रतिज्ञा की थी। उसमें धर्म के प्रति भी अनुराग था। गाय और ब्राह्मण की रक्षा या उन्नति के लिए उसने धर्म कीर्ति का विस्तार किया था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि उसने अकारण नर हत्या न करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके चरित्र में दया का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके कारण शरण में आए हुए लोगों को वह शरण देता था और उनकी रक्षा करता था। जूनागढ़ अभिलेख में यह भी कहा गया है विद्यार्थियों कि रुद्रदामन धर्म कीर्ति को बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम बहुमुखी प्रतिभा थी। उसमें प्रज्ञा यानी बुद्धि और पराक्रम के द्वारा स्थापित कीर्ति तत्कालीन राजनीतिक इतिहास में इसी प्रकार प्रसिद्ध हो गई जैसी कि उस युग के महान शासकों खारवेल और गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रतिष्ठा थी। परंतु वह कुछ बातों में उनसे भी बढ़कर था और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह एक विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति, समाज, साहित्य और धर्म का संवर्धन कर रहा था। और जो रुद्रदामन की मृत्यु के बारे में माना जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख की तिथि क्योंकि 150 ईस्वी है, तो इससे पता तो प्रकट होता है कि कम से कम 150 ईस्वी तक तो वे जीवित रहा ही होगा। और उसके सिक्के भी ये प्रमाणित करते हैं कि उसने दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक शासन किया।
रुद्रदामन ही अंतिम उल्लेखनीय महाक्षत्रप माना जाता है, इसीलिए इसके शासन की समाप्ति पर शक इतिहास में अंधकार युग आता है। और उसकी मृत्यु के बाद उसके वंश का गौरव जो है निरंतर कम होने लगा और उसके जो है उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। और जो अंतिम शासक था इस वंश का, रुद्र सिंह तृतीय, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और इस प्रदेश को गुप्त राज्य में शामिल कर लिया। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि शक शासक रुद्रदामन जो है एक वीर योद्धा और एक प्रशासक होने के साथ साथ विद्या और साहित्य का भी संरक्षक था और भारतीय संस्कृति में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।